हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर नीट ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट, नीट सीरीज में हम पढ़ रहे थे वेव्स का कंसेप्ट एड ऑन हम पढ़ रहे थे, जहां पे हमने 2 पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया। ये है उसका तीसरा पार्ट, जहां पे हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि मैंने बताया था पिछले पार्ट में, जो लास्ट हमारा लेक्चर हुआ था, जो वेव्स का सेकंड पार्ट था, उसमें हमने क्या कहा था कि ये जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है, इसके जो एप्लीकेशंस है उसमें से एक आती है क्या, स्टेशनरी वेव या फिर स्टैंडिंग वेव। तो हमारा इस वीडियो का पहला टॉपिक ही है स्टैंडिंग वेव्स। अब स्टैंडिंग वेव्स का क्या मतलब? स्टैंडिंग वेव्स का ये मतलब है कि वो वेव्स कहीं मूव नहीं कर रही है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल स्टैंडिंग वेव है क्या, तो उसके लिए समझते हैं स्टैंडिंग वेव ऑल्सो नोन एज स्टेशनरी वेव। इसको स्टेशनरी भी कहा जाता है क्योंकि ऑब्वियसली इट इज स्टेशनरी। आर टाइप ऑफ वेव दैट ऑकर व्हेन टू waves of the same frequency, same amplitude traveling in opposite direction। जब उसकी frequency same है, velocity same है, amplitude same है, opposite direction में travel करिए, मतलब एक वेव जा रही है इधर, एक वेव आ रही है इधर। ठीक है, अब क्या हो रही है, दे सुपर इम्पोज। जब वो सुपर इम्पोज होती है तो क्या क्रिएट करती है, एक स्टैंडिंग वेव क्रिएट करती है। ओके, दिस इंटरफेरेंस रिजल्ट इनटू अ वेव पैटर्न दैट अपीयर्स टू बी स्टैंडिंग स्टिल। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, अपीयर्स टू बी स्टैंडिंग इन। फॉर एग्जांपल, जितने भी आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देख लो, जितने भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि जो भी आपके स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि गिटार, तो फॉर एन एग्जांपल ये मैंने गिटार का एक इमेज ले रखा है कि गिटार प्लेइंग में किस तरह से स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो रही है। ठीक है, किस तरह से स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो रही है। ये देखो, दो अगर मैं पॉइंट को कंसीडर करूं, इस 2 पॉइंट के अंदर में ये लग रहा है कि ये स्टिल है, ये कहीं मूव करके जा नहीं रही है, ये इन दोनों पॉइंट के बीच में ही स्टेशनरी है। अनदर एग्जांपल अगर मैं देखाऊं तो ये देखो, ठीक है, यहां पे अगर आप इस रोप को देखो तो ये क्या है, यहां एक पॉइंट है, यहां एक पॉइंट फिक्स्ड है, और इस पॉइंट के अंदर ये मोशन हो रही है, लेकिन ये स्टैंडिंग वेव है, ये प्रोग्रेस होकर कहीं जा नहीं रही है। ये क्रिएट कैसे हो रही है, इसे हम फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव में समझेंगे फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्टैंडिंग वेव फॉर्म जो हो रही है, मैंने क्या कहा कि 2 वेव, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। ठीक है, सपोज करें, और इसके बीच में इन दोनों का क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी कि सुपरपोजिशन हो रहा है। ओके, अब क्या हो रही है, इसमें से जो हमें एक अपीयर हो रहा है, दैट इज अ स्टैंडिंग वेव। ठीक है, इसके फॉर्मेशन का एक क्लियर वीडियो यहां पे आपको पता चल रहा है। तो ये जो ब्लू वाली जो लाइन है, जो पर्पल वाली है, वो मूव कर रही है इस तरफ, नॉट लाइन, दिस इज अ वेव, और ये रेड वाली वेव जो है वो इस तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो रिजल्टेंट हमें जो मिल रहा है, रिजल्टेंट मतलब इन दोनों के वजह से, एक जो हमारा इसके सुपरपोजिशन के वजह से जो 2 फिक्स्ड एंड में हमें एक स्टैंडिंग वेव मिल रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम गौर से देखेंगे तो यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो इसकी एम्पलीट्यूड है, ये स्टैंडिंग वेव की एम्पलीट्यूड क्या है, यहां से यहां तक गई, फिर यहां से यहां तक आई। तो इसके जो एम्पलीट्यूड देखो, जब ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे हो रही है, तब पर्पल वाले जो वेव है और जो रेड वाली जो वेव है, इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम आ रहा, मतलब ये रेड वाला, ये पर्पल वाला, और इनके एम्पलीट्यूड के वजह से ये है स्टैंडिंग वेव का। ठीक है, देखो थोड़ा ध्यान से, यस एग्जैक्टली। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में दोनों ही अलग अलग है, मतलब यहां पे इस पॉइंट पे अगर पर्पल वाले की एम्पलीट्यूड देखे तो वो नीचे की तरफ है, और रेड वाले की ऊपर की तरफ है। तो ये पॉइंट जैसा का तैसा वैसा फिक्स हो जा रहा है। ठीक है, नॉर्मल अगर मैं बात करूं कि कोई अगर वेव मोशन करे, मैं क्या बताया था, कोई एक वेव मोशन करे तो इसके पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे, राइट, सॉरी, इसके पार्टिकल्स जो है ऐसे ही चिम कर रहे। यहां पे इस स्टैंडिंग वेव में क्या प्रॉपर्टी आ जाती है कि इसके जो पार्टिकल्स है
जो स्टैंडिंग वेव के अगर मैं पार्टिकल्स को कंसिडर करूं तो इसके हर एक पार्टिकल की अलग अलग एम्पलीट्यूड है। क्या है? हर एक पार्टिकल की अलग अलग एम्पलीट्यूड है। ओके, तो इस पे भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं एक बार क्लियरली समझाता हूं आपको वेव्स के जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। तो पहले देखो, एक y1 वेव है, दैट इज a sin kx प्लस ओमेगा टी, ठीक है, और एक है y2 है जो कि जस्ट ऑपोजिट है इसकी, दैट इज a sin kx माइनस ओमेगा टी। ये हमारे पास है। अब y जो हो रही है यही क्या है? स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आ रही है। तो ये क्या है? y1 प्लस y2। तो अगर y1 प्लस y2 करूं तो मेरे पास क्या आएगा? a sin kx प्लस ओमेगा टी प्लस a sin kx माइनस ओमेगा टी। अगर मैं ले लेता हूं यहां से a को कॉमन तो मेरे पास क्या बच रहा है? अगर मैं लेता हूं a को कॉमन, ठीक है, तो क्या बच रहा है? समथिंग लाइक दिस। तो अब देखो, एक ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला क्या होती है? साइन सी प्लस साइन डी, दैट इज 2 sin c प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। उसको अगर मैं अप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा? 2 sin c प्लस डी, यानी कि दिस टर्म माइनस दिस टर्म, c प्लस डी, ओके, दिस टर्म प्लस दिस टर्म। तो ये क्या आ जाएगा? kx प्लस ओमेगा टी प्लस kx माइनस ओमेगा टी, ओमेगा टी विल कैंसिल आउट, 2kx बाई 2 c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2, c माइनस यानी कि यहाँ पे kx वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 ओमेगा टी बाई 2 हमारे पास ये आ गया, ठीक है। सो 2 विल कैंसिल आउट, 2 विल कैंसिल आउट, हमें जो इक्वेशन मिला वो क्या मिल गया? 2 sin kx cos ओमेगा टी, ठीक है। ये जो इक्वेशन आई इसे हम कहेंगे क्या? इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। कैसे समझेंगे इसे कि इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव ये है? अगर इस टाइप का आपको इक्वेशन दे दिया जाए तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये स्टैंडिंग वेव की ही इक्वेशन पूछी गई है? देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर मैं इस इक्वेशन को और बाकी के इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं तो मुझे इसमें से एक चेंज देखने को मिलेगा कि इसमें एक टर्म है kx माइनस ओमेगा टी और kx प्लस ओमेगा टी। तो ये kx माइनस ओमेगा टी या फिर kx प्लस ओमेगा टी ये एक वेव के प्रोग्रेसिव नेचर को दिखाती है। प्रोग्रेसिव नेचर मतलब कि वेव मूव कर रही है, राइट, प्रोग्रेस हो रही है आगे की तरफ। बट अगर ये टर्म नहीं है तो ये वेव एक ही जगह पे है, राइट, एक ही जगह पे वेव तो है बट इट इज अ स्टैंडिंग वेव। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आ रही। अच्छा, इसमें जो मैंने क्या कहा था कि स्टैंडिंग वेव में हर एक पार्टिकल की एम्पलीट्यूड अलग अलग है, ठीक है, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द x, ठीक है। तो अगर मैं ax दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल एट डिस्टेंस x वो निकालूं तो वो क्या होगी इस इक्वेशन से? सो दैट इज a sin kx, ये आ गई इसकी एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब देखो, जब ax इक्वल्स टू 0 होगा मतलब कि ax इक्वल्स टू 0 यानी कि साइन की वैल्यू क्या हो रही थी? 0। तो जब ये टर्म आए कि a की, सॉरी दिस इज 2a, राइट, 2a मिसिंग है, सो 2a sin kx, ओके, 2a इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ओके, यहाँ पे एक छूट गया था, ओके। सो 2a sin kx अगर इस तरह से देखा जाए तो हम क्या देखेंगे कि अगर ax की वैल्यू 0 आती है, राइट, ax की वैल्यू आती है क्या? 0, तो ये केस है किसका? ये है नोड। और अगर ax हो जाए 2a तो ये है एंटी नोड, ठीक है। ग्राफ में इसे अच्छे से समझेंगे कि कैसे। देखो, सिंपल सी बात है, यहां पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का। मैं क्या बताया था कि हर एक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, ठीक है, अपने जगह पे ऑसिलेट, अपने जगह पे ऑसिलेट, अपने जगह पे ऑसिलेट, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट देखो, ये जो रेड मार्क्ड पॉइंट है, इस पॉइंट में जो पार्टिकल है वो उसका ऑसिलेशन हो ही नहीं रहा है,
ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में इसके एम्पलीट्यूड हो रही है 0 और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड नोड। ठीक है, जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है दैट इज ट्वाइस द एम्पलीट्यूड। अच्छा ए क्या था, ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ द वेव्स, मूविंग वेव्स, राइट, एम्पलीट्यूड ऑफ द मूविंग वेव्स। और अगर इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखा जाए स्टैंडिंग वेव का, तो दैट इज ट्वाइस ए, मतलब ये अगर ए है तो ये वाली जो है, जो इसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जा रही है दैट इज 2a। ओके, और इस पॉइंट को, ये जो उठ रही है पॉइंट, राइट, ये वाली पॉइंट, इसको हम कहेंगे क्या, एंटी नोड। क्या कहेंगे, एंटी नोड। तो एवरी पार्टिकल हियर हैज अ डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स। ओके, तो नोड एंटी नोड आपको समझ में आ गया है। ओके, वेरी फाइन, यहां पे हमने समझा। और क्या समझा हमने, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव को समझा। अब जाते हैं आगे और एक बार स्ट्रिंग में समझते हैं कि स्टैंडिंग वेव को कैसे क्रिएट करेंगे और उसका इंटरप्रिटेशन हम देखते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स की अगर बात करूं तो देखो, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या बताया था कि एक रिफ्लेक्शन ऑफ वेव बताया था ना, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव की कभी अगर क्लोज एंड से रिफ्लेक्शन हो रही है तो वो इन्वर्ट होके आएगी, अगर ओपन एंड से रिफ्लेक्शन हो रही है तो वो फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन हो रही है तो इन्वर्ट होके वापस आएगी, अगर फिक्स्ड एंड नहीं है तो फिर वो फ्री एंड है तो फिर वो इन्वर्ट होके वापस नहीं आएगी। ओके, तो उस तरह से थोड़ा एक बार देखते हैं इसको कि देखो, यहां से सपोज मैंने एक वेव पल्स भेजा, ठीक है, क्या भेजा, एक पल्स भेजा वेव। अब जैसे कि यहां पे अगर फिक्स्ड एंड है तो ये क्या हुई, वेव इन्वर्ट हो गई, क्योंकि हमने पढ़ा था कि फोर्स का इसके डायरेक्शन चेंज हो रहा था। ओके, इस पॉइंट पे तो ये तो समझा था पहले। अब अगर फ्री एंड है, मतलब इस पे कोई लगाम नहीं लगाई गई है, फ्री एंड है, तो ये इन्वर्ट होके नहीं, जिस डायरेक्शन में आई थी उसी डायरेक्शन में वापस जा रही है। ठीक है, तो अगर ये दो केसेस हो गए, एक फिक्स्ड एंड का, एक हो गया एंड फ्री एंड का। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे वेव्स पल्स बार बार भेजता रहूं, मैं यहां पे खड़ा हो जाता हूं और यहां से मैं अगर इसे बार बार वेव पल्स एक एक पल्स भेजता रहूं तो ये क्या होगी, बहुत सारे जाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, फिर वापस आएंगे ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरह से कुछ होगा, राइट। तो इससे हम एक स्टैंडिंग वेव को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक वेव जा रही है, एक वेव आ रही है, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, है ना, यही तो स्टैंडिंग वेव का कैरेक्टरिस्टिक था, राइट। और फिर दोनों का क्या हो रहा है, सुपरपोजिशन, उससे हमें क्या मिलेगा, स्टैंडिंग वेव। तो सपोज करते हैं फिर से, एक वेव जा रही है इधर, एक वेव आ रही है, तो हमें क्या मिला, एक स्टैंडिंग वेव मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रिंग के केस में हम एक स्टैंडिंग वेव क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं कि सपोज करते हैं कि मैंने दो फिक्स्ड एंड ले रखी है, ठीक है, और इसके बीच में मेरे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब मैं इसे क्या कर सकता हूं, एक वेव पल्स भेज सकता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट सी बात ये आती है कि जहां पे हमारा एंड फिक्स होगा वहां पे क्या बनेगा, नोड बनेगा। ठीक है, और जहां पे एंड फ्री रहेगा वहां पे क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। कैसे, देखो इस केस में ही देख लो, जहां पे हमारा एंड फिक्स है, सपोज करते यहां पे एंड फिक्स है, तो यहां पे हमारा क्या बन रहा है, नोड बन रहा है। ठीक है, और जहां पे एंड फिक्स नहीं है, जैसे इस तरह की अगर फिक्स, इस तरह का कोई पोजीशन जहां पे ये मूव कर सकती है, एंड फिक्स नहीं है, फ्री एंड है, तो इस पोजीशन पे हमारा क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। ओके, तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। और तो ये जो मैंने यहां पे फिक्स कर ली है एक स्ट्रिंग को, अब यहां पे नोड कितने हैं, हमें क्या पता है कि जहां पे फिक्स है वहां पे दो नोड बन सकता है, दो नोड बनेगा ही। तो ये दो एंड फ्री है, तो ये दो एंड फ्री है, यानी कि यहां पे हो गए क्या, दो नोड्स। ऐसे ही करके मतलब मिनिमम इसके दो नोड्स बनेंगे, जो फंडामेंटल होगी इसकी दो नोड्स होगी, इससे कम नोड्स इसमें
नहीं पॉसिबल है, क्योंकि दो एंड फिक्स है, यानी कि दो नोड। अब इसके बीच में चाहे तो हम अगर कोई एक दो पॉइंट को फिक्स करें तो हम इसके नोड्स को बढ़ा सकते हैं। तो दो नोड के बीच में कितना एंटी नोड बनेगा? देखो, एक वेव जो है, मैंने एक वेव पल्स भेजी, मतलब एक जगह पे फिक्स करके एक पल्स भेजी, तो वो कुछ इस तरह से आएगी, राइट। वापस जाते वक्त इस तरह से जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम इसमें मिनिमम इसमें एक एंटी नोड बनेगा, तो दो नोड के बीच में मिनिमम एक एंटी नोड बनेगा। सो फॉर एन एग्जांपल, ये अगर स्टैंडिंग वेव इस तरह से है, मतलब यहां पे दो नोड्स है और दो नोड्स के बीच में क्या है, एक एंटी नोड है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में क्या हो सकता है कि दो नोड्स बन सकते हैं, नहीं सॉरी, दो नोड्स के बीच में दो एंटी नोड बन सकते हैं, एक यहां पे एक यहां पे, इस तरह से भी मोशन हो सकता है, राइट। और ये बीच में भी क्या है, ये भी एक नोड हो गया, ठीक है। अब देखो, दो नोड के बीच में हम दो और नोड डाल सकते हैं, जैसे कि ये वाले टर्म्स। यहां पे देखो, दो नोड्स के बीच में एक और नोड, ये एक और नोड है, तो एंटी नोड कितने हो गए, एक दो तीन एंटी नोड। सिमिलरली यहां पे चार हो जाएंगे। तो इस तरह से हम स्टैंडिंग वेव क्रिएट कर सकते हैं दो फिक्स्ड एंड के अंदर में, ठीक है। अब देखो, इससे हम क्या इंटरप्रेट करना चाहते हैं, हम क्या बताना चाहते हैं यहां पे कि दो एंटी नोड, दो नोड्स के बीच में सपोज करते हैं ये हमारा वेव है, ठीक है। तो दो नोड्स के बीच, अच्छा वेव है तो इसकी क्या होती है वेवलेंथ, ये होती है लैम्डा, ठीक है। ये तो हम जानते हैं, ये होती है लैम्डा। तो ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है, तो दो नोड्स के बीच का जो लेंथ होगा वो क्या है, लैम्डा बाई 2, ठीक है। और एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, लैम्डा बाई 2 का आधा, दैट मीन्स दिस इज लैम्डा बाई 4। ये जो है ये लैम्डा बाई 4, समझ में आया। सो नोड्स के बीच में, दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस है लैम्डा बाई 2, एक नोड एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस है लैम्डा बाई 4, एंड सिमिलरली दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस भी होगा क्या, लैम्डा बाई 2। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर मैं सपोज करता हूं ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ है L, ठीक है। तो L किसके बराबर होगी, देखो सिंपल सी बात, देखो L किसके बराबर होगी, लैम्डा बाई 2 के, ठीक है। सो लैम्डा इक्वल्स टू ट्वाइस L, ओके। अब हम क्या जानते हैं, अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को पता करूं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, V बाई लैम्डा। कैसे हम लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू V बाई लैम्डा। तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, F इक्वल्स टू V बाई लैम्डा, ठीक है। यहां पे मैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख देता हूं, दैट इज V बाई लैम्डा, ओके। तो V बाई लैम्डा यानी कि V बाई 2L। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी ऑफ अ स्टैंडिंग वेव बिटवीन टू नोड्स, बिटवीन टू फिक्स्ड एंड्स, वो क्या होती है, V बाई 2L। So F equals to F naught equals to V by 2L। ये क्या होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और इसे हम कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक। ये जो हार्मोनिक्स है ना, ये सब लाइक म्यूजिकल टर्म्स है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इन सब टर्म्स को यूज किया जाता है, ओके। जस्ट एक नाम है, एक नोमेनक्लेचर है, और बहुत ज्यादा कुछ नहीं है हार्मोनिक में, ठीक है। सो एफ नॉट क्या हो जाएगी, V बाई 2L। सिमिलरली अगर मैं इस केस में कंसिडर करूं तो यहां पे क्या हो रहा है, देखो दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस है लैम्डा बाई 2, और ये डिस्टेंस क्या है, लैम्डा बाई 2, और टोटल ये जो लेंथ में बोल रहा हूं ये क्या है, L। सो यहां पे क्या हो रही है, L इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, यानी कि 2 लैम्डा बाई 2, दैट मीन्स लैम्डा इक्वल्स टू हो रहा है L। इस केस में फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, V बाई लैम्डा, यानी कि V बाई L। सो ये सिंपली क्या हो जा रहा है, ट्वाइस ऑफ F नॉट।
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का दुगना हो रहा है। अच्छा ये v क्या है? वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी? यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है बहुत लोगों को। तो अब अगर मैं बोलूं कि ये स्टैंडिंग वेव की वेलोसिटी है तो क्या आप अग्री करोगे? आप मुझे बोले सर एकदम बेवकूफ हो आप, यही बोलने वाले हो ना, क्योंकि आप अगर कह रहे हो कि ये वेव स्टैंडिंग है, मूव कर ही नहीं रही है, तो काहे का वेलोसिटी? तो ये जो वेलोसिटी है ये क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ द पेरेंटल वेव है, राइट? जो इनके पीछे, ये तो अपीयर हो रहा है स्टैंडिंग वेव की, दिखने में लग रहा है अच्छा स्टैंडिंग वेव है, लेकिन ये एक्चुअल में वेव क्या है? दो वेव से मिलके बना है, जो कि एक आगे जा रही है, एक पीछे आ रही है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो ये तो मूव कर रही है ना, तो पेरेंटल वेव की जो वेलोसिटी है ये वो वेलोसिटी है। तो सिंपली मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ पेरेंटल वेव, जहां से ये क्रिएट हुई है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात है, ये है वो वेलोसिटी। अगर कोई बोले कि ये वेलोसिटी ऑफ स्टैंडिंग वेव है तो आपको उसे लगानी है एक, ठीक है। तो बहुत लोगों से गलती हो जाती है। अब अगर बात करते हैं इसकी, तो यहां पे क्या हो रहा है? 2 3 4 नोड्स बन रहे हैं, तो हर एक के बीच का नोड का λ/2 λ/2 एंड λ/2, सो 3 λ/2 आ गया यहाँ पे। सो 3 λ/2 इक्वल्स टू आ रहा है L, सो लैम्डा इक्वल्स टू कितना आएगा? 2L/3। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आएगी? फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी v/λ, v/λ यानी कि v/2L, और ये 3v/2L यानी कि 3f0, ठीक है। जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसका 3 गुना हो रहा है। वैसे ही सिमिलरली इसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी दैट इज 4f0 आएगी, ओके। अब देखो यहां पे v/2L जो हो रही थी दैट इज, इसे हम कह रहे थे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और फर्स्ट हार्मोनिक इसे हम कहेंगे क्या? सेकेंड हार्मोनिक, और फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन, इसे हम कहेंगे क्या? थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन। जस्ट ये नेम है, ओके, नाम दिया गया है ओवरटोन, ये सब म्यूजिकल। वैसे ही सिमिलरली इसको कहेंगे फोर्थ हार्मोनिक और थर्ड ओवरटोन। समझ में आ रही बात? तो हर एक केस में देखो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? f0 क्या आ रही है? v/2L। दूसरे केस में f आ गई 2f0 दैट इज v/L। तीसरे केस में क्या है? 3v/2L। तो ये मल्टीपल हो रहा है किसका? f0 का। तो इसकी मैं जनरल फॉर्मूला जो है वो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, मैं दूसरे कलर के पेन से लिख देता हूं। दैट इज जनरल जो होगी fn, ये क्या होगी? nv/2L। ये कब का है? जब स्ट्रिंग के दोनों एंड क्लोज्ड हो, क्लोज्ड हो, जब दोनों एंड क्लोज्ड हो, ओके, तब ये पॉसिबल है। क्या हो रही है इसकी फ्रीक्वेंसी की जनरल टर्म? fn इक्वल्स टू nv/2L, वेयर n इज 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा। समझ में आ रही बात? सो वैसे इस इमेज में आप देख सकते हो ये क्या है? फंडामेंटल ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। फंडामेंटल ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक जब n इक्वल्स टू 1 हो रही तो हम क्या जानते हैं? फ्रीक्वेंसी fn इक्वल्स टू nv/2L, ठीक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में, जेई में, राइट। इस पेन से लिख देता हूं nv/2L, ओके। यहां हौच-पौच हो गया क्या? ओके, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगी। चलो ये हमने समझ लिया है। तो ये देखो n क्या है? n इक्वल्स टू 1 मतलब एक वेव बन रही है, राइट। 2 मतलब एक नोड और 2 लूप। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं कि जब n इक्वल्स टू 1 है, विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं? जब फील करोगे ना फिजिक्स को तब मजा आएगा। तो जब फील कर रहे हो तो क्या n इक्वल्स टू 1 मतलब एक ही बार ऊपर गया या फिर नीचे, तो एक लूप बना। n इक्वल्स टू 1 मतलब एक लूप, n इक्वल्स टू 2 मतलब 2 लूप, n इक्वल्स टू 3 मतलब 3 लूप, ठीक है। और हर लूप के बीच का डिस्टेंस
लैम्डा बाई 2, क्योंकि दो नोड हो जा रहे, दो नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? अब बात करते हैं कि ये तो बात कर रहे थे हम जब क्लोज्ड है दोनों एंड, अगर क्या हो कि एक एंड हो जाए फ्री, इफ वन एंड इज फ्री, तो कुछ इस तरह से मूव कर सकता है। तो ये इसका फंडामेंटल केस हो सकता है कि अगर एक एंड फ्री है मतलब एक एंड क्लोज्ड है, एक एंड क्लोज है मतलब यहां पे कुछ एक नोड बनेगा और यहां पे बनेगा एंटी नोड। तो एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है? लैम्डा बाई 4। ठीक है, लैम्डा बाई 4। तो ये इसका सबसे बेसिक है। क्या है? सबसे बेसिक या फिर फंडामेंटल है। तो फंडामेंटल कंडीशन है। तो अगर इस तरह का कंडीशन हो रहा है तो हमें क्या पता चल रहा है? लैम्डा बाई 4 इक्वल्स टू हो रही है लेंथ, सो एल लैम्डा इक्वल्स टू 4l। अब फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वेलोसिटी बाई लैम्डा, दैट इज 4l। सो एफ नॉट जो आया हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट v बाई 4l। ओके, दूसरा केस कंसिडर करते हैं कि इस नोड इस एंटी नोड के बीच में एक और नोड अगर ऐड कर दिया जाए तो, जैसे कि ये। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, दो नोड यहां पे भी, अच्छा ये तो फिक्स है ना, यहां से पकड़ के तो मैं पल्स दे रहा हूं, राइट। यहां इसको अगर मैं फिक्स रखूं तो ये हो गए दो नोड, तो दो नोड के बीच में बना एक पूरा लूप, एक पूरा लूप यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस है लैम्डा बाई 2, और चूंकि ये नोड है ये एंटी नोड है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? लैम्डा बाई 4। सो लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 2 मतलब लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4। ठीक है, देखो ये इसकी आधी लैम्डा बाई 4, इसकी आधी लैम्डा बाई 4, सो ये टोटल है लैम्डा बाई 2 प्लस एक और ये वाली है लैम्डा बाई 4। ठीक है, ये किसके बराबर है? लेंथ के। ये जो टोटल यहां से यहां तक की लेंथ है इसके बराबर है। ठीक है, समझ में आ रही ना क्लियरली? देखो अब क्या हो रहा है, यहां पे कितना हो गया? 3 लैम्डा बाई 4 इक्वल्स टू होगी l, सो लैम्डा इक्वल्स टू 4l बाई 3। सो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी v बाई 4l, 3v बाई 4l, 3v बाई 4l। ये क्या था? हमारा फंडामेंटल कंडीशन था, फंडामेंटल यहां पे जो हमने निकाला वो क्या थी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और इसे क्या कह रहे थे? फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, क्या कह रहे थे? फर्स्ट हार्मोनिक। ये क्या हो गई? ये हो गई थर्ड हार्मोनिक। क्या हो गया? थर्ड हार्मोनिक। ये किसके बराबर हो गया? देखो ये हो रही है 3f0, 2f0 नहीं 3f0, तो इसे हम लिखेंगे क्या? थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, और फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, अगले केस में देखते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है? यहां पे बन रहे हैं दो नोड और एक एंटी नोड, तो हम क्या जान रहे हैं यहां पे? लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4। ठीक है, सो 2 लैम्डा बाई 2 यानी कि लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 4, दैट इज 4 लैम्डा प्लस लैम्डा, यानी कि हो गई 5 लैम्डा बाई 4 इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी? l। सो 5 लैम्डा बाई 4 हो जा रही l, सो लैम्डा इक्वल्स टू 4l बाई 5। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? फ्रीक्वेंसी आ गई v बाई लैम्डा, यानी कि 5v बाई 4l, 5v बाई 4l। तो ये कितना टर्म्स हो गया? 5 टर्म्स ऑफ f0। तो इसे हम कहेंगे क्या? फिफ्थ हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन। तो अगर मैं गौर से देखूं इन तीनों केसेस में फ्रीक्वेंसी को, तो ये क्या हो रही है? एक v बाई 4l, 3v बाई 4l,
5v/4l, नेक्स्ट 7v/4l, 9v/4l, मतलब इवन जो टर्म्स है, इवन मल्टीपल्स ऑफ v/4l मिसिंग है। तो इसकी मैं जनरल इक्वेशन को इस तरह से लिख सकता हूं, Fn इक्वल्स टू 2n+1 v/4l। ठीक है, 2n+1 v/4l। इस केस में क्या हो रहा है, सिर्फ ऑड मल्टीपल्स ऑफ v/4l दिख रहे हमें। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज ऑड मल्टीपल्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f0। ठीक है, ये कितना हुआ, 3f0, फिर 5f0, फिर 7f0, 9f0, इस तरह से आएगी। ये कब पॉसिबल हो रहा है, जब एक तरफ का एंड भले फिक्स हो, दूसरा तरफ का एंड क्या है, मूवेबल है, यानी कि फ्री एंड है। ओके, नेक्स्ट जो कंडीशन आ रहा है हमारा वो क्या है, वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम का। अब एयर कॉलम की अगर बात करूं तो एयर कॉलम मतलब एयर में अगर कोई वेव्स क्रिएट होती है तो वो किस तरह से मूव करते हैं, जैसे कि साउंड वेव, मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं तो ये एयर में ही मूव करके जा रही। तो इसका प्रोग्रेशन कैसे होता है, इसका प्रोग्रेशन होता है इन कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन, इस तरह से मूव हो रही है। अगर मैं एक कंसिडर करूं एक पाइप, और इसके अंदर से मैं साउंड, अगर या बाहर मैं साउंड प्रोड्यूस करूं तो इसमें क्या होगी, साउंड वेव्स जाएंगी, बट इन कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, जहां पे पार्टिकल्स अलग अलग, फिर कंप्रेशन आएगा बहुत, फिर आएगा रेयर फ्रैक्शन। तो इस तरह से मूव करके जाएगी पार्टिकल्स, राइट। तो उस केस में वेव्स को लाइक 2D डायग्राम में दिखाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं सिंपली एज अ स्ट्रिंग में यहां पे शो करूंगा कि इस तरह से ये मूव कर रही। अब इस केस का दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हो सकता है कि या तो पाइप के दोनों एंड जो है वो ओपन हो, राइट, दोनों एंड जो है वो ओपन हो, जैसे कि एक बांसुरी होती है उसमें दोनों एंड क्या होती है, ओपन रहती है, राइट। तो या फिर कोई एक एंड जो है वो क्लोज हो, राइट। दोनों एंड क्लोज नहीं होता है। देखो, क्लोज ऑर्गन पाइप अगर बोला जाए तो इसका मतलब कभी भी ये मत समझना कि दोनों एंड क्लोज है। दोनों एंड क्लोज होगा तो मैं साउंड कहां से डालूंगा, मैं वेव कहां से डालूंगा, इसमें नहीं पॉसिबल है ना। तो क्लोज एंड का मतलब एक एंड क्लोज, ओपन एंड का मतलब दोनों एंड ओपन। ओके, तो इस तरह का अगर मेरे पास एक पाइप हो जिसे हम ऑर्गन पाइप भी कहते हैं, तो उसमें जो वेव्स है उसको मैं कैसे इंटरप्रेट करूंगा या फिर उसको कैसे स्टडी करूंगा। तो सिंपल सी बात है, देखो यहां पे मेरे पास ये है, पहला क्या है, दो ओपन एंड। अच्छा, ओपन एंड में क्या होता है, एंटी नोड होता है, क्योंकि हमें पता है ओपन एंड मतलब फ्री है, फ्री जगह है। यहां पे और थोड़ा सा विजुअलाइज करवाना चाहता हूं आपको कि देखो, अगर ये पाइप है और इसके थ्रू मैं एयर कॉलम है ना, मैं साउंड भेज रहा हूं, तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन इस तरह होगी। तो जो इसके एंड में जो पार्टिकल्स है वो भी मूव कर सकती है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, इस तरह से, राइट, मूव कर सकती है। यहां पे भी जो पार्टिकल्स है वो भी आगे पीछे इस तरह से मूव कर सकती है। बट अगर कोई एक एंड क्लोज हो जाए तो यहां पे जो पार्टिकल है ये मूव नहीं कर सकती। तो अगर मूव नहीं कर सक रही थी तो वहां पे क्या बन रहा था, नोड बन रहा था। तो जहां क्लोज एंड होगा वहां क्या बनेगा, नोड। जहां ओपन एंड होगा वहां क्या बनेगा, एंटी नोड। ठीक है, तो अगर दोनों एंड ओपन है, दोनों एंड ओपन है तो दोनों तरफ क्या होगा, एंटी नोड बनेगा। दोनों तरफ क्या होगा, एंटी नोड बनेगा। तो दो एंटी नोड के बीच में एक नोड हो सकता है, यही हमारा पहला क्या है, फंडामेंटल पहला केस यही हो सकता है कि दो ओपन के बीच में एक नोड बन सकता है। तो इसको मैं देखता हूं, तो दो, इस केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट केस, इसको फर्स्ट मानते। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, नोड और एंटी नोड के बीच का λ/4, और फिर से नोड और एम्प्टी नोड के बीच का λ/4। तो यहां से क्या आ रहा है, λ/4 प्लस λ/4 इक्वल्स टू L, दैट मीन्स 2 इक्वल्स टू L, लैम्डा इक्वल्स टू 2L। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, V/2L। ये हमारा क्या आ गया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ
ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन मतलब दोनों एंड ओपन। सेकंड केस में क्या हो रहा है, ये है हमारा सेकंड केस। सेकंड केस में दो एंटी नोड के बीच में दो नोड बन सकता है, ये है सेकंड केस। मिनिमम ये होगा, उसके बाद ये होगा, ठीक है। सेकंड केस देखो, इसमें क्या हो रहा था, लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4, यानी कि 1 2 3 4 चार यहां पे लैम्डा बाई 4 आ रहे, तो 4 लैम्डा बाई 4 बोले तो 4 लैम्डा बाई 4 इक्वल्स टू एल, यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू आ गया एल। फ्रीक्वेंसी होती है v बाई लैम्डा, so that means v by l. So this is twice of fundamental frequency f naught, twice of fundamental frequency f naught, ठीक है। और यहां पे हम क्या लिखेंगे, थर्ड केस में, थर्ड केस में क्या हो रहा है, सिमिलरली f इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ f naught। फोर्थ केस में क्या हो रहा है, ये वाले केस में f इक्वल्स टू 4f naught। समझ में आ रही ना। तो जनरली अगर मैं लिखूं एफ एन, ये क्या हो जाएगा, एन वी बाई 2l, ठीक है, यानी कि एन एफ नॉट, ठीक है, एन एफ नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो ये किसके बराबर हो रहा है, देखो इसका जो कंडीशन है ये बहुत ही सिमिलर कंडीशन नहीं है जो हमने पहले पढ़ा था, राइट, जो हमने पहले पढ़ा था इस केस में, नॉट इन दिस केस, जो फिक्स्ड एंड वाला केस पढ़ा था, ये वाला केस पढ़ा था, स्टैंडिंग वेव्स इन फिक्स्ड एंड, जब दोनों एंड फिक्स हो तो क्या था, एन वी बाई 2l था, राइट। तो उसके सिमिलर हो रहा है कब, जब ओपन ऑर्गन पाइप आ रही है, जब ओपन ऑर्गन पाइप आ रही है। बात करते हैं अगर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप आ जाए। क्लोज ऑर्गन पाइप मतलब, फिर से मैं क्या बोल रहा था कि एक एंड क्लोज, जहां क्लोज वहां नोड, ठीक है, जहां क्लोज वहां नोड, जहां ओपन वहां एंटी नोड। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक है क्लोज एंड। तो अब जो फंडामेंटल हमारा बनेगा क्लोज ऑर्गन पाइप में, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक नोड और एक एंटी नोड। तो एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में ये आधा लूप हमारे पास बन रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो जा रहा था, अच्छा यहां पे लैम्डा बाई 4 इक्वल्स टू हो रहा था एल। सो ये फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं। सो लैम्डा इक्वल्स टू हो रहा है 4l, फ्रीक्वेंसी क्या है, v बाई लैम्डा, यानी कि v बाई 4l। ये क्या आ गया हमारे पास, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। हर एक केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट हार्मोनिक, उसके बाद अगर 2f नॉट आता है तो सेकंड हार्मोनिक, अगर 3f नॉट आता है तो थर्ड हार्मोनिक। जैसे पिछले वाले केस में फर्स्ट हार्मोनिक आया, सेकंड हार्मोनिक आया, थर्ड हार्मोनिक आया, फोर्थ हार्मोनिक आया। इस केस में थोड़ा सा देखते, थोड़ा सा कोशिश करते कि क्या आएगा। तो v बाई 4l हमारा क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में क्या हो रहा है, एक नोड बना, बीच में एक नोड बना, ठीक है। यहां कोई भी नोड नहीं बन रहा था, यहां पे एक नोड बनता है। तो एक नोड बना तो यहां पे क्या आ जा रहा है, देखो यहां से ये हो गई लैम्डा बाई 4, ठीक है, ये लैम्डा बाई 4 एंड ये लैम्डा बाई 4, ठीक है। सो यानी कि 3 लैम्डा बाई 4 इक्वल्स टू हो रहा है एल। सो लैम्डा इक्वल्स टू 4l बाई 3, ठीक है। v फ्रीक्वेंसी होती है v बाई लैम्डा, सो 3v बाई 4l, ये हमारे पास आया। इसका मतलब क्या, f इक्वल्स टू 3f नॉट। तो वैसे ही आगे के केस में देखें, ये क्या था, ये फर्स्ट हार्मोनिक था, फर्स्ट, ठीक है। ये है सेकेंड हार्मोनिक, सॉरी नॉट सेकेंड, बिकॉज यहां पे थ्राइस एफ नॉट आया, तो इसको लिखेंगे हम थर्ड हार्मोनिक। समझ में आ गई बात। ठीक है, थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन वैसे ही आएगा एक के बाद एक, ये फर्स्ट हार्मोनिक, इसके बाद फर्स्ट ओवरटोन,
इसके बाद सेकेंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, इस तरह से हार्मोनिक में सिर्फ F3 है, इस तरह लिखना है। तो ये केस सिमिलर हो रहा है किसके, जब फ्री एंड वाला स्ट्रिंग का केस था, फ्री एंड स्ट्रिंग का केस था, जहां पे हम स्टैंडिंग वेव क्रिएट कर रहे थे स्ट्रिंग में, जहां पे एक एंड फ्री था, तो उस केस से सिमिलर हो रहा है ये। ओके, तो यहां पे भी जो फ्रीक्वेंसी आएगी एफ एन, जनरल जो हम लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे, 2n+1 V/4L, और Fn equals to 2n+1 F0। ओके, समझ में आ गया बात? ओके, कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। तो देखो काफी लोगों को ना ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सर F0 और F1, कहीं कहीं पे F1 लिखा जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को, और कहीं कहीं पे F0। तो बहुत सारे बुक में आपको F0 भी मिलेंगे, बहुत सारे बुक में F1 भी मिलेंगे। तो एक्चुअल में ये जो नॉट है ना, इसका मतलब जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये बेसिक केस है। तो बेसिक केस में हम F0 लिखते हैं, ये तो इनिशियल स्टेट, इनिशियल एनर्जी, इन सबको हम नॉट से डिनोट करते हैं, तो उसी तरह से ये F0 है। बट एक्चुअली n = 0 ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप देखो अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारी आ रही है NV/2L, तो इसमें अगर 0 पुट कर दूंगा तो मेरी Fn के जगह पे अगर 0 पुट करूं तो मेरी ये जो फ्रीक्वेंसी है 0 हो जाएगी, राइट? तो बट ऐसा नहीं होगा, राइट? तो इसलिए n इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, 1 से लेके इंफिनिटी तक, 1 2 3 4 जो भी आप लिख सकते हो। तो ठीक है, बट कंफ्यूजन नहीं होना, F0 को कहीं कहीं पे F1 भी लिखा जाता है। ओके, जैसे कि इस वाले इमेज में मैं दिखाया हूं, तो यहाँ पे F1 लिखा गया है, मैंने F0 से किया, बट उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं पे इसको F1 भी लिखते हैं। ओके, समझ में आई बात? अब बात करते हैं एंड करेक्शन इन ऑर्गन पाइप। तो ये एंड करेक्शन क्या है? करेक्शन कब करते हैं हम? जब कोई एरर होती है, राइट? करेक्शन तब करते हैं जब कोई एरर होती है। तो एरर कैसे आ रही है उसको थोड़ा सा समझते। तो देखो, जैसे कि एक ऑर्गन पाइप रखी गई है, तो इसमें जो वेव है, हम क्या कह रहे थे कि जहां पे ओपन एंड हो रहा है, जहां पे ओपन एंड हो रहा है वहां पे एंटी नोड बनेगा, ठीक है? ओपन एंड जहां हो रहा है वहां पे एंटी नोड बनेगा। बट ये तो हो गया एक आइडियल केस। जैसे कि देखो, मैंने कि यहाँ पे पार्टिकल्स मैंने ले रखे फॉर बेटर विजुअलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, ठीक है? तो देखो, कंप्रेशन से धीरे धीरे रेयर फ्रैक्शन की तरफ जा रही, तो जहां पे रेयर फ्रैक्शन बहुत ज्यादा मैक्सिमम है वहां पे हम कह रहे हैं क्या, एंटी नोड है, ठीक है? बट हमेशा ये नहीं होता है कि जहां पे ये ट्यूब, ये पाइप एंड हो रही है वहीं पे इसके एंटीनोड बने। कभी कभी क्या, रियल केस में, ये आइडियल केस हम लेते हैं जहां पे एंड करेक्शन को कंसीडर नहीं करते। तो अगर मैं रियल केस कंसीडर करूं तो वहां पे एंटीनोड जो है वो थोड़ा सा आगे जाके बनता है, थोड़ा सा आगे जाके वो एंटीनोड बनता है। तो इसको हम लेते हैं क्या, एंड करेक्शन E। और ये तो L जो है वो लेंथ है ऑर्गन पाइप की, ये तो आपको पता ही है, राइट? वो ऑर्गन पाइप की लेंथ है। इससे पहले भी जो हम केसेस पढ़ते आ रहे हैं, जहां पे भी L लिख रहा हूं ना, वो क्या है, ऑर्गन पाइप की लेंथ है। स्टैंडिंग वेव जब स्ट्रिंग्स के केस में देख रहे थे, तो जो 2 फिक्स्ड पॉइंट है उसकी लेंथ है L। ओके, समझ में आ गई बात? तो यहां पे वही है। तो हमें हमेशा एंड करेक्शन को ऐड करना पड़ेगा, कहां पे, ऑर्गन पाइप के लेंथ पे। तो अगर क्लोज ऑर्गन पाइप है सो L क्लोज ऑर्गन पाइप है, ऑर्गन पाइप, तो इसमें ओपन एंड कितने हैं, क्लोज ऑर्गन मतलब एक एंड क्लोज, ठीक है? ओपन एंड एक, तो यहां पे जो एंड करेक्शन उसे हम L+E में ऐड करेंगे, ठीक है? अगर ओपन ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप, अच्छा ये पाइन लिख दिया मैंने, सॉरी, पाइप है, तो यहां पे क्या हो गया, ओपन मतलब दोनों तरफ ओपन, राइट? तो दोनों तरफ एंटी नोड बन रहे हैं, तो दोनों तरफ एंड करेक्शन होगा, तो दोनों तरफ एंड करेक्शन होगा तो E+E दैट इज 2A हमें ऐड करना पड़ेगा। सो L = L+2E, ये हो जाएगा केस। अब ओपन एंड में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी F ओपन एंड, इसमें जनरल फ्रीक्वेंसी हम क्या लिखते हैं, NV/2L, ठीक है? सो NV/2L+
E विथ एंड करेक्शन। क्लोज एंड और ऑर्गन पाइप में या फिर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में क्या हो जाएगी 2n + 1 V/4L+। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, ये था एंड करेक्शन। बात करते हैं रेजोनेंस कॉलम की। तो देखो ये टॉपिक वैसे तो मींस में से हट चुका है, रेजोनेंस कॉलम से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, बट फिर भी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं बता देता हूं। रेजोनेंस कॉलम क्या है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसे रेजोनेंस ट्यूब भी कहा जाता है। इससे हम क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर को मेजर करते हैं, राइट, सॉरी साउंड वेव्स इन एयर और गैस हम इसे मेजर करते हैं। ठीक है, किसको, वेलोसिटी को मेजर करते हैं जनरली। ओके, अब देखो बात क्या है, ये इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट दिखता है जहां पे एक स्केल लगी होती है, एक ऑर्गन पाइप लगा रहता है, एक पाइप लगा रहता है जिसमें रहती है क्या, पानी, राइट, यहाँ पे भरी रहती है पानी और इसके साथ मेजरिंग एक स्केल रहता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्यूनिंग फॉर्क को लेते हैं। अच्छा, ट्यूनिंग फॉर्क क्या है, ट्यूनिंग फॉर्क कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, इस तरह से दिखता है ट्यूनिंग फॉर्क, जिसके इसको हम कहते हैं क्या, फ्रॉन्क्स, राइट, इस चीज को कहते हैं फ्रॉन्क्स। अब इस पे अगर आप हिट करो तो ये वाइब्रेट होने लगती है कुछ इस तरह से, तो ये जो फ्रॉन्क्स है ये वाइब्रेट होने लगती है। तो हर एक ट्यूनिंग फॉर्क की अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब अगर मैं सपोज करता हूं इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है 400 हर्ट्ज, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी है 400 हर्ट्ज, मतलब ये एक सेकेंड में 400 टाइम्स वाइब्रेट करेगी, ऑसिलेट करेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या लिया, एक फ्रीक्वेंसी, और यहां पे हम उस फ्रीक्वेंसी के किसी भी फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क को बजाते हैं। अब इससे क्या होती है, एक साउंड आती है। अच्छा, इसको अगर आप बजाओगे तो एक साउंड आएगी, ऐसे कोई एक साउंड आती है। ओके, ठीक है, तो ये कुछ एक साउंड प्रोड्यूस करेगी, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगी नियर बाई एरियाज में। तो ठीक है, तो अगर ये होगा इसका फर्स्ट कंडीशन जहां पे एक ओपन एंड है, एक क्लोज एंड है, यहां पे ये आएगी, इसके लेंथ को हम मेजर करेंगे। तो कुछ एक इसकी वाटर की लेवल, अच्छा यहाँ पे ये जो है ना, ये नॉब लगा हुआ है, ये नॉब से क्या होता है, ये नॉब से आप वाटर के लेवल को ऊपर नीचे कर सकते हो। ये ऊपर नीचे करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें वो पॉइंट ढूंढनी है जहां पे एक लाउड नॉइस आए। जैसे अपने ट्यूनिंग फॉर्क को यहाँ पे वाइब्रेट किया, यहाँ पे हिट किया, तो उससे एक साउंड आ रही, कुछ एक साउंड आ रही। अब क्या हो रही है, हमें वाटर लेवल को इस तरह से एडजस्ट करना है कि साउंड एक बार में बहुत लाउड हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हो जाए, तो जहां पे वो पहला लाउडनेस आ रहा है वो कुछ L1 लेंथ पे आ रही है, फिर दूसरे में क्या हो रही है, L2 लेंथ पे आ रही है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे बहुत डिटेल में मैं नहीं बताया हूं कि कैसे काम करता है, इसका एक्सपेरिमेंट कैसे होता है। मैं सिंपली इसके वेलोसिटी के इक्वेशन को लिखता हूं कुछ इस तरह से, दैट इज 2ft, ft यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। ओके, तो 2ft L2 - L1। L2 क्या है, ये सेकेंड वाली लेंथ है। जब यहां पे क्या हो रहा है, एक और नोट बन रहा है, मतलब ये फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक वाला, ये है फर्स्ट हार्मोनिक वाला। ठीक है, तो L2 - L1। अच्छा, E क्या है, ये है एंड करेक्शन। एंड करेक्शन, कैसे एंड करेक्शन हम ला रहे, देखो फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, पहले केस में एंड करेक्शन, यहां पे सपोज जैसे मैं क्या कहा था, जहां ओपन है वहां एंटी नोड होगा, तो एंटी नोड होगा तो यहां पे कुछ एंड करेक्शन होगा। तो इस केस में एंड करेक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, L1 + E = λ/4, एंटी नोड और नोड के बीच के डिस्टेंस λ/4। ठीक है, और L2 + E = 3 λ/4, ये है क्या, सेकेंड केस में। ठीक है, तो टोटल जो एंड करेक्शन होगा E, दैट इज L2 - 3L1/2। समझ में आ रही बात। तो इतना ही सा था इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने वाली बात है नहीं। ओके, बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है बीट्स। बीट्स क्या है, when two waves of slightly different frequency, beat एक्चुअली क्या है, सुपर इम्पोज। देखो दो वेव्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली ऊपर नीचे, अगर एक 300 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो दूसरी 302 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, 304 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, इस तरह से दो वेव्स हो तो क्या होगा, दे विल प्रोड्यूस ए ऑसिलेटिंग साउंड और इंटेंसिटी। अगर सुपर इंपोज करेंगे तो एक ऑसिलेटिंग साउंड और फ्रीक्वेंसी
प्रोड्यूस करेगी। दिस रिजल्ट्स इन पैटर्न ऑफ राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड इज कॉल्ड बीट्स। तो बीट्स, जो हम बीट बॉक्सिंग करते हैं ना इस तरह से, राइट, मुझे तो नहीं आती बट बहुत सारे लोग करते हैं बीट बॉक्सिंग बहुत अच्छी तरह से। तो ये जो बीट होती ना, बीट मतलब तो ये जो बीट आ रही है ये एक पॉज के बाद आती है, राइट। ये जो ड्रम भी आप देख रहे हो तो ये जो बीट्स आ रही है ना, देखो एक छोटा सा पॉज रहता है। तो ये पॉज जो है, देखो मैं थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं कि ये जो दो बीट्स आ रही है, यहां पे दो वेव्स जा रहे हैं, ठीक है, और यहां पे भी एक दूसरे फ्रीक्वेंसी की वेव्स जा रही है, दोनों क्या हो रही है, सुपर इंपोज कर रही है। तो जहां जहां ये इंपोज कर रहे हैं वहां पे बीट आ रही है। फिर देखो, फिर पॉज, फिर पॉज, इस तरह से हो रहा है। तो यही है बीट, ठीक है, यही है बीट। मैं थोड़ा गाना खुद से प्रोड्यूस करने लगा था बीट्स, जो कि ये एक्चुअल में यही होता है। तो थोड़ा सा समझते हैं कि साउंड वेव 1 अगर इस तरह से हो, साउंड वेव 1 2 अगर इस तरह से हो, दो स्पीकर के बीच से दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड आ रही है, तो जो हमें सुनाई देगा वो क्या देगा, एक मैक्सिमम इंटेंसिटी की साउंड, हाई इंटेंसिटी की साउंड, फिर क्या हो जाएगी, लो, तो फिर इस तरह से आ रही है साउंड, ठीक है। तो यही है बीट। और ये जो बीट है, जहां पे ये बीट प्रोड्यूस हो रही है, जो बीट की रीजन है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम कहते हैं क्या, बीट फ्रीक्वेंसी। और उसे हम लिखते हैं FB इक्वल्स टू F1 माइनस F2। F1 F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ F फर्स्ट वेव एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड वेव, यही है बीट। ओके, इसे थोड़ा और अच्छे से अगर विजुअलाइज करें हम, तो देखो जहां पे ये हो रहा है, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की चीजें हैं, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वेव है, तो कहीं पे क्या हो रहा है, जहां पे क्रेस्ट और क्रेस्ट मैच कर रहा है, राइट, कहीं पे क्रेस्ट और क्रेस्ट मैच कर रहा है तो वहां पे एम्पलीट्यूड हाई हो जा रही है। कहीं पे क्रेस्ट और क्रेस्ट बिल्कुल ही आउट ऑफ फेज है, मैच नहीं कर रहा है, तो वहां पे ये हो जा रही है क्या, लो इंटेंसिटी। तो यहां पे हो रहा है बीट, यहां पे हो रहा है बीट, यहां पे कुछ नहीं, ठीक है। ये ग्राफ से अगर आप समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये म्यूजिक में बहुत ज्यादा इसका यूज है। तो हर चीज के पीछे देखो फिजिक्स कैसे छुपी रहती है। ओके, तो देखो बीट का जो फॉर्मूला आता है FB इक्वल्स टू F1 माइनस F2, इससे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई में, और बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात ये रखनी पड़ेगी कि दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है F1 और F2 ये कम होना चाहिए, इनके फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए, स्लाइटली ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पे हमारा वेव्स का चैप्टर खत्म होता है। आगे हम इसी तरह से दूसरे चैप्टर्स को भी खत्म करेंगे और साथ ही साथ इसके मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करेंगे। तो इन सब वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, आपको लर्नो हब के साथ बने रहना है, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।